जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी रीजनिंग की क्लास अभी सर लेके हट चुके हैं स्टूडियो से। अब आपकी नेक्स्ट क्लास है वो इंग्लिश की चलेगी और इंग्लिश में आपको नाउन पढ़ा रहे थे और नाउन में कल जो टॉपिक चला था वो चला था नाउन एंड द जेंडर। नाउन एंड द जेंडर में हमें बता चुके थे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जेंडर किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर कौन क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, ये 4 प्रकार के जेंडर, इनके बारे में हम एग्जाम्पल सहित आपको बता चुके थे। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नाउन का ही एक पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको आप लिखेंगे नाउन एंड द केस। और जो नाउन है इसका ये अंतिम पार्ट रहेगा और इसे जल्दी से जल्दी समाप्ति की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब ज्यादा लेट नहीं होगा। जल्दी से जल्दी किसी दिन CASB अपनी अपडेट देगी और एग्जाम आपका आ जाएगा। तो इसीलिए टारगेट बैच जो है इंग्लिश का आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पर, और जब तक आपका यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बैच आपके लिए यूट्यूब से रिमूव कर देंगे और फिर अगला बैच आपका लेके आएंगे टारगेट बैच। वो होगा किसी और SSC का भी हो सकता है या फिर और किसी एग्जाम की, जैसे ही वैकेंसी आती है उसी के लिए कोई एक नई तरीके से आपका बैच स्टार्ट होगा। तो आप लिख लें हेडिंग डालें नाउन एंड द केस। तो सबसे पहले लिखो काइंड्स ऑफ केस। काइंड ऑफ केस। केस कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में नहीं लिखा रहा मैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है। मोस्टली चीजों को इंग्लिश में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। और इतना तो यूपी बोर्ड वाले हो चाहे CBSE बोर्ड वाले हो चाहे कोई अदर बोर्ड वाला हो, इतना तो हर कोई समझता है। तो काइंड्स ऑफ केस में आगे हम लिखाएंगे आपको कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से आप एक फिगर को बना लें। फर्स्ट जो है नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस को एक और लिख लो, वोकेटिव केस भी कहते हैं। लिखो ऑब्जेक्टिव केस को वोकेटिव केस भी कहा जाता है। सॉरी वोकेटिव केस नहीं, एक मिनट इसको रफ करना, अभी बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस को दोबारा बताएंगे अभी। इधर लोगों पजेसिव केस, अगला इसका टाइप है पजेसिव केस। ठीक, अगला काइंड होता है वो होता है वोकेटिव केस। अगर मैं इनकी हिंदी बताऊं तो इसे बोलते हैं केस की जो हिंदी है, आपने अगर थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी होगी या व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको अभी याद आ जाएगा जब मैं इसकी हिंदी लिखूंगा। इसका मतलब होता है कारक। क्या होता है? कारक। ठीक, नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। लिख लो। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहेंगे और पजेसिव केस को संबंध कारक कहा जाता है हिंदी में, और वोकेटिव केस को संबोधन कारक कहा जाता है हिंदी में।
ठीक है। अभी बताएंगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है। इनकी आपको हिंदी लिखनी है तो यहाँ लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है हिंदी लिखने की, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेट केस को डिफाइन करने की। मैं ओरली बता देता हूँ और फिर एग्जाम्पल में भी बता दूंगा। नॉमिनेटिव केस वो होता है जहां हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है सब्जेक्ट के रूप में, जो सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट यूज होता है वो नॉमिनेटिव केस का होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आ जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है। और पजेसिव केस वो होता है अधिकार जमाना किसी पे, जैसे मेरी पेन है, दिस पेन इज माइन, इस तरीके से अधिकार मैंने जमा लिया, ये मेरी पेन है, तो वो पजेसिव केस में। और वोकेटिव केस होता है संबोधन, जिसे बुलाते हैं हम, ठीक है, संबोध करते हैं, पुकारते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल देते हैं इनके, आपको समझ में आएगा। जैसे नॉमिनेटिव, यहीं पे इनके नीचे एग्जाम्पल लिख लो, जिससे कि अलग से कोई रूल लिखाने की जरूरत नहीं होगी। ही हैज गॉन टू MUMBAI मुंबई। देखो यहाँ पर ही जो है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज हुआ है। क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने बताया आपको वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्ब का सब्जेक्ट ही तो है यहाँ पे ही, तो पर जब भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज होते हैं, वो कौन से केस के होते हैं? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है, आ गया हुआ समझ में आपको। एनसी का मतलब है नॉमिनेटिव प्रोनाउन। तो जब भी हम याद रखेंगे, जब भी वर्ब का सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के जो होगा वो होगा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा, ठीक है। अगला जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस, और इसका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं पूछूं यहाँ पे जो हर है वो कौन से केस का प्रोनाउन होगा, बताइए। मैंने पूछा है आपको, अंडरलाइन कर दिया कि हर है तो कौन से केस का प्रोनाउन है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस का है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो बाद यूज होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए मैंने पूछा है हर यहाँ पे वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है, टीच यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। मैंने ये नहीं पूछा कि यू क्या है, यू तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ये है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। मैंने तो पूछा है आपको हर क्या है, तो हर है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक। आइए समझ में, नोट करो। ओके, और जैसे सी इज हिज वाइफ, ये एग्जाम्पल है, लिखो एग्जाम्पल। सी और हिज वाइफ, आपको बताना है हिज वाइफ कौन सा केस का प्रोनाउन होगा। आपको लग रहा है, देखो मैं हिज पूछता, सी इज हिज, तो कुछ कोई सेंटेंस नहीं है, वो देखो संबंध बनना है ना, वह उसकी पत्नी है, तो पत्नी से उसका संबंध बनना है, इसीलिए वो कौन सा प्रोनाउन, कौन सा केस है? पजेसिव केस। पीसी का मतलब हो गया पजेसिव, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, और एनसी का मतलब होता है नॉमिनेटिव केस। और नेक्स्ट जो बच्चा है वो है वोकेटिव केस, और इसका एग्जाम्पल लिखो। चलो, हमारा एक ऑफलाइन में प्यारा सा स्टूडेंट अभी चेयर पे बैठा था, अभी उसको बुलाना। देखो, कृष्णा प्लीज कम हियर। अभी आ रहा है, आपके सामने लाते हैं उसे, तो इधर देखो
अगर मैंने जो यहाँ पे ऑफलाइन है, वैसे अभी ये इसी लायक नहीं है कि एयरफोर्स का, लेकिन ये बैठ जाता है कभी कभी आगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं बुलाऊंगा, इससे कहूंगा कृष्णा प्लीज कम हियर, तो ये एक तरीके से संबोधन कारक हो जाएगा। अगर दिखा दे स्क्रीन पे भाई लोगों को भी, थोड़ा इधर आ जा, ठीक, देख लिया। अगर देखा बेटा समझ ले, तुझे भी समझा देता हूँ, उधर ऑनलाइन भी समझा दे रहा हूँ। अगर मैंने तुझे बुलाया कृष्णा प्लीज कम हियर, तो वो मैं पूछूंगा यहाँ पे, तो वो कौन सा वोकेटिव क्वेश्चन होगा वहाँ पे, कृष्णा प्लीज कम हियर। तो मैंने संबोधन ही तो किया है, इसीलिए गो हियर। देखो कृष्णा कम हियर कर लो, चलो ठीक, उतार लो। संबोधन किया है मैंने, बुलाया है, इसीलिए ये क्या हो गया, वोकेटिव क्वेश्चन का प्रोनाउन हो गया। ओके, ठीक। कौन सा वोकेटिव क्वेश्चन का प्रोनाउन हो, कौन सा होगा, नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं किया, सॉरी। कृष्णा जो है वोकेटिव केस होगा कि ऑब्जेक्टिव केस होगा कि पजेसिव केस होगा कि नॉमिनेटिव केस होगा, आपको बताना है इस सेंटेंस में। तो आप कहेंगे कि वर्ब से पहले तो ये भी यूज हुआ है, तो ये तो नॉमिनेटिव केस का नाम हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि हमने उसको संबोध किया है, उसके बारे में संबोध बुलाया है। तो कृष्णा कम हियर, कृष्णा यहाँ आई, आओ, तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णा जो है वो क्या है, वोकेटिव वोकेटिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे कृष्णा हिंदी में बताएं तो संबोधन कारक है। नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया, चलो। तो भाई लोग आपने नोट कर लिया होगा, और मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा और मेरे साथ साथ ही आपको बनानी है, इसीलिए टैब की बचत भी हो जाएगी इसी के साथ साथ। और आगे हम जल्दी से जल्दी रूट को कवर करेंगे, तो उस मेरे साथ साथ ही आपको बनाना होगा, ठीक है। लिखो, एक तरफ लिख लो नॉमिनेटिव केस, एक तरफ लिख लो नॉमिनेटिव केस, देखना नीचे, ठीक है। एक तरफ लिख लो ऑब्जेक्टिव केस, अरे आपको पता तो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और नॉमिनेटिव के प्रोनाउन कौन कौन है, शायद आ नहीं पाएगा, इधर से लिखते हैं, एक मिनट। इधर कहाँ तक आ रहा है देखना पूरा, नॉमिनेटिव केस, इधर लिखो ऑब्जेक्टिव केस, और इससे थोड़ा सा ऊपर कर कर लिखना पजेसिव केस, ठीक, और इधर लिख लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। इस तरीके से बनाओ टेबल। ठीक, इस तरीके से बनाओ। इधर लिख लो पजेसिव और इधर भी लिखो पजेसिव, और इतनी जगह लिखो, पहले इतनी टेबल बनाओ।
देखो यहाँ पजेसिव केस, देखो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा यहाँ, और यहाँ पजेसिव प्रोनाउन, ठीक, PRON प्रोनाउन कर लेना। लिखो नॉमिनेटिव केस में लिखो ही, सॉरी ही से नहीं, I, we, you, he, she, it, they, और किसी पर्सन का नाम हो सकता है, जैसे राम है, गुंजन है, एक्सेट्रा। ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो नॉमिनेटिव के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखोगे ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का होता है अस, और यू का होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, योर होता है, यू होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है, यू, और ही का हिम, और इनका हर, ठीक, इट का एटी होता है, और दे का देम, और इनके लिए सब ही हिम ही। अगर इधर देखो, अगर राम है तो यहाँ ही हिम आ जाएगा, और गुंजन है तो यहाँ हर आ जाएगा। ये उतार लो, इतना उतार लो, ठीक। ठीक, देखो अब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो होता है माई, यहाँ होता है आवर, यहाँ होता है योर, और यहाँ होता है हिज, और अगर गर्ल है तो हर, और इट के लिए, इट का पजेसिव एडजेक्टिव कोई नहीं होता, इसलिए क्रॉस कर लेना, और इसका होता है देयर, उतार लो, पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्यों हंस रहा है, किससे? देखो आई, मी, माई, यहाँ होगा पजेसिव प्रोनाउन इसका माइन, बी, अस, आवर, इसका आवर, इसका योर्स, और इसका क्या होता है, ये हिज का हिजी होता है, ये हर्ष हो जाएगा, और सॉरी इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, इट्स पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देयर का देयर, उतार लो, ठीक। अब इनके वो बताते हैं प्रोनाउन है, आई, मी, माई, और माई, और माई सेल्फ, पजेसिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ठीक, यू, योर सेल्फ, और योर सेल्फ दोनों होते हैं, इसके दोनों उतार लो, ठीक। और कौन सा है, ही का हिमसेल्फ होता है, अगर लड़का है तो, और लड़की है तो हर सेल्फ, और इट होगा तो इट सेल्फ, और देम सेल्फ, सेल्फ नहीं होता, कोई सेल्फ है, देम सेल्फ नहीं है, देम सेल्फ होगा, ठीक है, उतार लो। ठीक है, तो आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, आप, अब मैं इस टेबल को आपको समझा देता हूँ, फिर इसको आगे चलते हैं, इसके रूल बताएंगे। देखो यहाँ नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, राम, गुंजन या किसी का भी नाम हो, अगर सेंटेंस में पूछा है तो कौन सी केस का प्रोनाउन होगा, तो वो होगा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और एक बार वैसे यहीं से टेबल बना लेना जिससे कि प्रोनाउन में भी
पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउंस है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का माई सेल्फ होगा, बी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। अगर सिंगुलर में यूज करेंगे तो योर सेल्फ और प्लूरल में यूज करेंगे तो योर सेल्फ। ही का होता है इन सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ होता है। और इनके लिए जैसे राम है या गुंजन है, इनका अगर हमें जेंडर पता चल जाता है तो राम लड़का है तो इसके लिए हिमसेल्फ आ जाएगा। और अगर गुंजन, अगर हम लड़का भी है वैसे गुंजन और लड़की की दोनों के लिए होता है वैसे, लेकिन अगर हमें सिर्फ गुंजन लड़की के लिए डिनोट करना है तो इसके लिए हर सेल्फ के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो भाई लोग आपने ये टेबल नोट कर ली होगी अपनी नोटबुक में। मैं इसे रफ करता हूँ, फिर आगे कुछ रूल लिखाए जाएंगे आपको, वो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और उनको साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करना है। देखो, यूज ऑफ possessive case and no use of possessive case। आप इसको हेडिंग डालना, कहाँ कहाँ पजेसिव प्रोनाउन का या पजेसिव केस का प्रयोग करेंगे और कहाँ कहाँ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके बारे में लिखाया जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट है आपका, देखो रूल नंबर 1 है नॉन लिविंग थिंग के साथ, देखो नॉन लिविंग थिंग के साथ एपस्ट्रॉफी एस या कोष्टक में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया। आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ नॉन लिविंग थिंग के साथ एपस्ट्रॉफी एस, तो आपको मैंने एक रूल लिखाया है, एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं किया जाता है। और नॉन लिविंग थिंग आप जानते हैं जो सांस नहीं लेती है, जैसे रूफ एपस्ट्रॉफी एस रूम, ये एग्जाम्पल है। देखो अब मुझे बताना क्या ये सेंटेंस ठीक है। रूफ, रूफ माने छत। मैंने क्या कहा था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपस्ट्रॉफी एस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लग रही है यहाँ पे, का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रूम्स, रूफ्स, रूम के प्लेस पे आप लिखोगे द रूफ ऑफ रूम। ठीक, नोट कीजिए। ठीक, एक और एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बताओ इसका मतलब क्या है। स्प्रिंग फ्लावर,
स्प्रिंग एक मौसम होता है, पता है? ठीक है, जरा ठीक बताना, ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? तो इसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो ये ठीक रूप से होगा द स्प्रिंग ऑफ फ्लावर। ठीक, नोट, रूल नंबर को करो नोट और फिर इसके एग्जाम्पल समझ लो। और इसी तरीके से एरर आती है, जैसे रूप के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि बिल्कुल तरीके पूर्ण रूप से बिल्कुल ही गलत है। मैंने लिखाया है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट रूल लिखेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2 लिखो, सिंगुलर नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस, इस तरीके से लिख देता हूं मैं, ठीक है? सिंगुलर नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। देखो, आपको ये पता है पॉजेसिव केस क्यों है एपिस्ट्रॉफी? क्योंकि इससे अधिकार का बोध होता है, ठीक है? बताया था ना संबंध, जैसे रूम क्या ना, रूम की छत, रूम का संबंध छत से है ना, इसीलिए सिंगुलर नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे बॉय, या इसकी बॉय को लिखो राम बुक, ठीक, राम एपिस्ट्रॉफी एस बुक, इसका मतलब है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द बुक ऑफ राम, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इस सेंटेंस को, ठीक है? इसका लेकिन ये नहीं है कि राम नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। इधर से आप दो बोले, ये नहीं है कि राम नॉन लिविंग थिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग है, इसीलिए राम बुक भी ठीक है और द बुक ऑफ राम भी ठीक है। ओके, अगर मैं बुक से राम करता तो गलत हो जाता, राम बुक ठीक है। ठीक है, नोट करो, फटाफट आगे चलते हैं। हो गया? अगला जो रूल है वो रूल नंबर 3 है आपका, उसको लिखो, एस एंडिंग नाउन नाउंस कर लो, नाउंस के साथ सिर्फ एपस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, ठीक है? एस एंडिंग नाउन जितने भी होंगे उनके साथ सिर्फ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं, सिर्फ एपस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे जैसे गर्ल्स एपिस्ट्रोफी हॉस्टल, ठीक, लड़कियों का हॉस्टल, इसका मतलब ये है गर्ल्स है, इसके बाद ये नहीं कि गर्ल्स एपिस्ट्रोफी एस, और अगर मैं से ये लिखूं कि गर्ल, इस तरीके से लिखूं गर्ल्स एपिस्ट्रोफी एस हॉस्टल, जरा देखना इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया एस एंडिंग नाउन है, ये गर्ल्स जो एस एंडिंग नाउन है, इसके साथ सिर्फ एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ना कि एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहां से आप एस को हटा देंगे, इसीलिए ये जो सेंटेंस दोबारा से करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है? और एक अदर एग्जांपल देख लो, इसको रफ करता हूं, अगला देखो,
देखो, ठीक है, इसका मतलब है पिता का फोन। फोन पे किसका अधिकार है? पिताजी का। नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अगला है, और नेक्स्ट रूल पे ही आज की क्लास को हम समाप्ति की तरफ ले जाएंगे, और कुछ रूल और बचे हैं वो कल आपके क्लास करेंगे, उसमें समाप्त कर देंगे पूरा नाउन एंड द केस को। तो आज जो है जो अगला है वो लिख लो, विदाउट विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन्स के साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, उतार लो। पहले मैंने बताया था एस एंडिंग नाउन्स होते हैं उनके साथ एपिस्ट्रोफी एस होता है, लेकिन देखो आपको पता चल रहा होगा कि एस एंडिंग नाउन मोस्टली प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, ठीक है, एस एंडिंग नाउन प्लूरल नाउन होते हैं ना, इसीलिए विदाउट एस एंडिंग नाउन प्लूरल नाउन भी होते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, उनके साथ हम एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे MEN। ठीक, बताना ये प्लूरल नाउन है या सिंगुलर है? दोनों कैसे हैं? अरे मैंने आपको चैप्टर कौन सा पढ़ा था? नाउन एंड द नंबर पढ़ाया था। मैं बता रहा नाउन एंड द नंबर में मैन का जो होता है वो मिडिल वर्ड को चेंज करके प्लूरल बना दिया जाता है मैन। ऐसे ही वुमेन होता है ना, बताया ना वुमेन, इसका मिडिल को चेंज करके वीमेन हो जाता है इसका प्लूरल। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन और विदाउट एस एंडिंग है, प्लूरल भी है और लास्ट में एस भी नहीं है, तो इनके साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ना कि एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करें। वैसे मैंने इससे पहले रूल दिखाया था कि बिना एस एंडिंग नाउन से उनके साथ तो एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, और अगर बिना एस एंडिंग के नाउन है और प्लूरल नाउन है उनके साथ हमेशा एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। देखो देखने में प्लूरल है लेकिन एस एंडिंग नहीं है, कहने का मतलब है अगर यहाँ उसने एस लगा दी तो एपिस्ट्रोफी के बाद एस मत लगाना, और अगर उसने यहाँ एस इसके बाद नहीं लगी तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। गाँव की भाषा में अगर समझना चाहें तो ठीक है, और वैसे रूल के हिसाब से जो प्लूरल नाउन अगर विदाउट एस एंडिंग है तो उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, जो कि MEN के साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नोट कर लिया। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी उस हिसाब से कमेंट में बताना, जिससे हम आगे की वीडियो को और जोश के साथ अपलोड करें, और जल्द ही आपके लिए और सब्जेक्ट की क्लास, जो बच्चे हुए सब्जेक्ट है उनकी क्लास भी आपकी कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारा जीके डिफेंस एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आज रोज की हमारी अपलोड की गई वीडियो आपको टाइम से ही आपके फोन में नोटिफिकेशन आ सके। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।